મોટા ભાઈ કેમ છો મોટા ભાઈ? सब મજામાં? વેરી વેરી ગુડ. मोटा भाई, कल आरबीआई की पॉलिसी है, तो मैंने सोचा कि आज उसके रिगार्डिंग कुछ बात की जाए. अब एक कंसेंसस ये है कि आरबीआई की पॉलिसी में आरबीआई रेट बढ़ाएगा और आइंस्टाइन, एडिसन, न्यूटन ये कह रहे हैं कि आरबीआई रेट इसलिए बढ़ाएगा कि इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही है. तो उसका मेजर पॉइंट ये है कि ऐसा कौन सा साल है 1947 के बाद जब इंडिया में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी. तो आज इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल देकर रेट बढ़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं है. एनीवेज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आरबीआई ने कल रेट बढ़ाया, बेसिकली आरबीआई से पहले हम एक और बड़ी बात करते हैं मोटा भाई कि ये वीक और इसके आने वाला वीक काफी टफ वीक्स है. मतलब अगर आप मेरी सजेशन मानोगे तो आने वाले 2 हफ्ते में इन्वेस्टर को चुपचाप कंबल लेके सो जाना चाहिए या उसको टेस्ट मैच खेलना चाहिए. टेस्ट मैच मतलब कि अगर मौका आया तो हम चौका मारेंगे और अगर मौका नहीं आया तो हम चौका नहीं मारेंगे, क्योंकि कल आरबीआई की पॉलिसी है. थर्सडे को यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है और अगले हफ्ते यूएस के फेडरल रिजर्व की पॉलिसी है. यानी कि मोटा मोटा अगले 2 हफ्तों में, ये हफ्ता मिला के अगले 2 हफ्तों में एक एशियन बैंक और 2 G7 ग्रुप ऑफ 7 बैंक्स की पॉलिसी रेट है. यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बारे में तो मेरी रिसर्च ये कहती है कि ये रेट नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन ये हॉकिश होंगे. तो हॉकिश मतलब ये बोलेंगे कि हम अब अगली मीटिंग में रेट बढ़ाएंगे. तो मेरी रिसर्च यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बारे में कहती है कि ये सितंबर में रेट बढ़ाएंगे, ना कि अभी रेट बढ़ाएंगे. तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक वेट कर रहा है कि सिचुएशन थोड़ी और टफ हो जाए या सिचुएशन थोड़ी और रिलैक्स हो जाए तो हम रेट बढ़ाएंगे, नहीं तो उससे पहले हम रेट नहीं बढ़ाएंगे. ऑन द कॉन्ट्ररी, फेडरल रिजर्व का बिल्कुल क्लियर है कि चाहे मार्केट लाल हो जाए या पीली हो जाए, हमें तो रेट बढ़ाना ही बढ़ाना है. और फेडरल रिजर्व के गवर्नर ने ये बात कई बार रिपीट कर दी है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सितंबर में हम हाइक नहीं करेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने ये क्लियर कर दिया है कि फिर चाहे वो जून हो या जुलाई हो या सितंबर हो, वो रेट बढ़ाकर ही रहेंगे. तो अब यहां से एक मोटा पॉइंट ये उठता है कि इंडिया में पिछले 8 महीने से, यानी कि 5 महीने तो मई के हो गए, जनवरी से मई तक, और उससे पहले 3 महीने पिछले के हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार सेल कर रहा है, लगातार सेल कर रहा है. और अगर हम मीडिया के रिपोर्ट की माने तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की सेलिंग कर दी है, जबकि मेरा नंबर इससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा ज्यादा है. मेरे हिसाब से ये सेलिंग 2,90,000 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है आज खड़े होके. अब अगर 15 जून को फेडरल रिजर्व ने 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक किया, जिसके चांसेस हैं रेट हाइक करने के, तो यूएस का रेट
1.25% हो जाएगा। तो आरबीआई के पास सिर्फ दो ऑप्शन बचेंगे। ऑप्शन नंबर एक कि या तो आरबीआई उस रेट को मैच करे जो कि यूएस में है, डॉलर टर्म्स में, आईएनआर टर्म्स में नहीं, डॉलर टर्म्स में। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो लगातार सेलिंग कर रहे हैं उनको एक मौका और मिल जाएगा कि देखो हमें यूएस में ज्यादा रेट मिल रहा है तो हम वहां पर अपना बिजनेस करेंगे, वहां पे पोर्टफोलियो करेंगे, यहां पे हमें वो रिटर्न नहीं मिल रहा। या तो आरबीआई उस रेट को मैच करेगा, और अगर आरबीआई ने उस रेट को मैच नहीं किया तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया क्विट कर जाएंगे, जो कि वो एनीवेज कर ही रहे हैं। इस पहले सिनेरियो में अगर आरबीआई ने रेट मैच किया तो मार्केट्स क्रैश हो जाएंगे। क्रैश का मतलब ये नहीं है कि निफ्टी 5,000 पे आ जाएगी, तो मैं करेक्ट कर दूं। क्रैश का मतलब है कि जितने बचे कुचे स्टॉक जो हवा में अभी उड़ रहे हैं, अभी कुछ रह गए हैं जो हवा में उड़ रहे हैं, वो सीधे नीचे आ जाएंगे। जैसे आज मैं बजाज फिनसर्व को देख रहा था मोटा भाई, तो बजाज फिनसर्व 2022 में 18,700 रुपए, यानी करीबन 19,000 रुपए तक ट्रेड हो रहा था। 19,000 रुपए पर शेयर। और जब मैं बजाज फिनसर्व की बैलेंस शीट देखता हूं तो मेरे फंडामेंटल खुद हिल जाते हैं कि ये 19,000 पे पहुंच कैसे गया। बट एनीवेज, तो आज बजाज फिनसर्व 12,300 रुपए पे आ गया मोटा भाई, यानी कि मोटा मोटा 7,000 रुपए से ज्यादा का स्टॉक गिरा, वो भी मात्र 3 महीनों में। और ये वही मीडिया है जिसने बजाज फिनसर्व को खुलकर हवा दी थी। अब सोचो कि उस इन्वेस्टर के बारे में जिसने बजाज फिनसर्व को 18,000 या 18,000 से ऊपर का लिया होगा, वो बेचारा तो ये सोच रहा होगा कि कौन से जन्म में ये दोबारा से 18,000 आएगा। क्योंकि अब जो माहौल दिख रहा है वो आसानी से जाने वाला है नहीं। मैं नजारा टेक्नोलॉजीज को देख रहा था मोटा भाई आज। नजारा टेक्नोलॉजीज आई थिंक 2,200 या 2,300 रुपए से अब सीधे 1,100 पे आ गई है। आप देख लो खुद। स्पाइस जेट 85 से 47, और ऐसे कई एग्जांपल्स हैं मेरे पास मोटा भाई। तो अगर आरबीआई ने रेट बढ़ाया तो कुछ जो बचे कुछ स्टॉक रह गए हैं जो अभी भी हवा में पतंग उड़ा रहे हैं, वो सब नीचे। और अगर रेट नहीं बढ़ाया तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खुलेआम बोलेगा कि मुझे यूएस में ज्यादा रेट मिल रहा है। अब यहां से सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। वो ये कि गलती से यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने सितंबर से पहले रेट बढ़ा दिए। अभी तक तो कंसेंसस ये है कि वो सितंबर में रेट बढ़ाएंगे, क्योंकि वो पूरी मार्केट को इवैल्यूएट कर रहे हैं, पूरे चीजों को समझ के फिर वो सितंबर में सोच रहे हैं कि हम सोचेंगे रेट बढ़ाने का, नहीं तो सीधे दिसंबर में रेट बढ़ाएंगे। मतलब आज खड़े होके यूरोपियन सेंट्रल बैंक इकलौता बड़ा सेंट्रल बैंक है जो टेंशन में नहीं है। फेडरल रिजर्व टेंशन में है, एशिया के सेंट्रल बैंक टेंशन में है, लेकिन यूरोपियन सेंट्रल बैंक टेंशन में नहीं है। वो ये कह रहा है कि बॉस तुम जो मर्जी बोलो, मैं रेट तब बढ़ाऊंगा जब वो मुझे ठीक लगेगा। तो गलती से अगर यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी रेट बढ़ा दिए परसों, चाहे 25 बिप्स ही बढ़ाए, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको मोटा भाई, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को बोलने के दो मौके मिल जाएंगे। एक, यूएस के सेंट्रल बैंक ने रेट बढ़ाया जिससे रेट
1.25% हो जाएगा। दूसरा, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने रेट बढ़ाया, यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फिर चाहे यूएस में इन्वेस्ट करे या यूरोप में इन्वेस्ट करे, उसको दोनों तरफ से बचेगा। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो यूरोप में भी इन्वेस्ट करते हैं, यूएस में भी इन्वेस्ट करते हैं, एशिया में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको बचेगा ही बचेगा। अब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आरबीआई अब जबरदस्त फंसा है, और बहाना क्या ले रहा है वो? इन्फ्लेशन का। जबकि रियलिटी क्या है? 1947 से आज तक का आप इन्फ्लेशन का डेटा देख लो। इन्फ्लेशन का डेटा तो छोड़ो, पहले ये देख लो कि इन्फ्लेशन का बेंचमार्क क्या है। WPI और CPI, जो कि अब ऑब्सोलीट माना जाता है। तो आरबीआई चाहे रेट बढ़ाए या ना बढ़ाए, इन आइदर केस इंडियन इकोनॉमी को झटका तो लगेगा ही, वो भी जोर से। इसीलिए, और जब मैं झटके की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी इकोनॉमी को झटका लगेगा, उन स्टॉक्स को झटका लगेगा जो अभी भी हवा में तैर रहे हैं। मेजोरिटी तो नीचे आ गए, अभी कुछ रह गए हैं जो हवा में तैर रहे हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टर अपनी रिसर्च करे। और अभी तो यूक्रेन वॉर चल रही है, नॉर्थ कोरिया ब्लास्टिक मिसाइल्स बार बार फायर कर रहा है, चाइना और ताइवान के बीच में फिर से इंटरनेशनल वाटर्स में डिस्प्यूट शुरू हो गया है, चाइनीज इकोनॉमी जो है वो फिर इश्यूज को रिपोर्ट कर रही है, और भी ऐसे कई इंटरनेशनल इश्यूज जो भी हो रहे हैं। इसीलिए आने वाले कुछ समय बेटर है कि इन्वेस्टर टेस्ट मैच खेले और अच्छे से रिसर्च करे, वरना उसकी सही में क्लास लगेगी। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप भारत की मीडिया से संपर्क करें, क्योंकि उनकी नॉलेज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। दिस इज राहुल मगन फ्रॉम ट्रेशी कंसल्टिंग ग्रुप। यू न्यू माई पर्सनल नंबर 9899242978। I repeat, 9899